साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में जो हिंदी आलेखन का 100 अंक का प्रश्न पत्र होता है, इसमें 24 अंक के पत्र लेखन करने होते हैं। आपको पत्र लिखना होता है। उसमें कुल 3 पत्र लिखने होते हैं, यानी प्रत्येक पत्र 8 अंक का होता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम आपको अपने नोट्स उपलब्ध करा देंगे, जिसमें आपकी पत्र लेखन की तैयारी बिल्कुल सटीक हो जाए। और पत्र लेखन के बारे में एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं कि पत्र लेखन में प्रश्न पत्र में कौन सा शब्द प्रयोग होगा तो आप क्या लिखेंगे। यानी प्रारूप लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, लिखित प्रारूप लिखा होगा तब क्या लिखेंगे, और उदाहरण या सोदाहरण लिखा होगा तब आप क्या लिखेंगे। तो ये सब मैंने बता दिया है, इसका वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शासकीय पत्र का प्रारूप, इसका उदाहरण या इसकी परिभाषा या विशेषताएँ। तो आज हम ये श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं पत्राचार की। आप सबसे पहले बता दें आपको कि कुल कितने पत्र पूछे जाते हैं परीक्षा में। देखिए, यहाँ पर लिखे हुए कुल 9 पत्र हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां और नवां, कुल 9 पत्र हैं। ये 3 खंडों में विभाजित हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रत्येक खंड से एक पत्र लिखने को आता है। यहाँ पर आपको विकल्प नहीं दिए होते हैं, जो लिखा होगा वहाँ पर वही आपको लिखना होगा। जैसे निबंध में 3 पत्र देते हैं एक खंड में, निबंध में 3 निबंध दिए होते हैं एक खंड में, और आपसे एक लिखने के लिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई विकल्प नहीं होगा, आपसे जो वहाँ पर लिखा होगा आपको वही लिखना होगा। तो पहले खंड में शासकीय पत्र यानी सरकारी पत्र और अर्धशासकीय पत्र यानी अर्ध सरकारी पत्र होता है, इनमें से एक आता है कोई। दूसरे खंड में कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप या परिपत्र, इन 3 में से एक कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरे खंड में विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन या अनुस्मारक, इन चारों में से कोई एक आएगा। तो कुल मिलाकर 3 पत्र आएंगे और आपको तीनों लिखने होंगे। पत्र कैसे कैसे आ सकता है, मैंने आपको बताया था उस वाले वीडियो में कि पत्र में अगर कहीं प्रारूप लिखने को ही आए या फिर उदाहरण ही लिखने को आए, तो आप ये गलती मत करना कि आप प्रारूप ही बना दिए या उदाहरण ही लिख दिए और सोचे कि नहीं मुझे पूरा अंक मिल जाएगा। तो ऐसे आपको पूरा अंक नहीं मिलेगा। आप उसमें जो है उसकी परिभाषा लिखिए, उसके बाद उसकी कुछ विशेषताएं लिख दीजिए, और उसके बाद फिर उसका प्रारूप या उदाहरण जो पूछा गया हो वो लिखिए। एक साथी ने मुझसे पूछा था कि उसमें पेज जो होते हैं सिर्फ 2 ही अलाट होते हैं एक पत्र लिखने के लिए, तो ये कम पड़ जाते हैं लिखने में। तो मैं आपको बता दूं, एक पेज में आप उसकी परिभाषा लिखिए और 6 या 7 विशेषताएं लिखिए, और दूसरे पेज में उसका उदाहरण या प्रारूप जो पूछा गया हो वो लिखिए। ऐसा करेंगे आप, इसका आप अभ्यास पहले से ही कर लीजिए। सबसे पहले आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप A4 साइज़ के जो प्लेन पेपर होते हैं उन पर लिखने की आदत डाल लीजिए। आप लाइन वाली कॉपी अब छोड़ दीजिए। यदि आप लिखते हैं, ऐसे लाइन बनी होती है उस पर लिखते हैं, आप सीधा सीधा लिख देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्लेन पेपर पर आप अभी से अगर अभ्यास नहीं डालेंगे तो फिर परीक्षा के वक्त आप लिखना यहाँ से प्रारंभ करेंगे और टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, और वो फिर भद्दा लगता है दिखने में, आपके अंक वहाँ कटेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग A4 साइज़ वाले पेपर पर लिखना प्रारंभ कर दीजिए, या फिर इस प्रकार जैसे मैंने स्पाइरल लिया था, स्पाइरल पे लिखना प्रारंभ करते थे, तो स्पाइरल आप ले लीजिए, उस पे लिखिए। इसके अलावा मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह फॉर्मेट में लिखना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम लेकर आए हैं शासकीय पत्र। देखते हैं शासकीय पत्र की परिभाषा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इस टाइप की कॉपी ले लीजिए। स्पाइरल मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें जैसा लोक सेवा आयोग में आपको कॉपी मिलती है, उत्तर पुस्तिका होती है, दोनों तरफ लाइन खींची होती है। देखिए, ये इधर लाइन खींची है, ये इधर लाइन खींची है, मार्जिन लाइन बोलते हैं इसको। ये ऊपर लाइन खींची होती है, और इतना आपको लिखने के लिए स्पेस मिलता है। ये वाला स्पेस जो है ये लिखने का है, इसमें आप लिख सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना और इधर भी कुछ नहीं लिखना है, ऊपर भी कुछ नहीं लिखना है। तो आप लोग ऐसी कॉपी ले लीजिए। अगर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, आप किसी बाहर शहर में हैं और वहाँ उपलब्धता नहीं है, तो आप लोग प्लेन पेपर या स्पाइरल लेकर ही उस पर अपनी स्केल से इधर उधर लाइन खींच दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। शासकीय पत्र, इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आपको इसकी परिभाषा जो है एज इट इज़ आप लोग एक फेयर कॉपी बना लीजिए, और उस पर जितने भी कुल 9 पत्र हैं उनकी परिभाषा, विशेषताएं, उनका एक नियत प्रारूप और उनका एक एक उदाहरण, सबका एक एक उदाहरण बिल्कुल रट लीजिए, और उसको कई बार, उसको 8 या 10 बार लिखकर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे ही परीक्षा में आएगा तो आपको इसके लिए समय इधर उधर नहीं गंवाना होगा, सोचने में आपका समय खराब नहीं होगा, और आप सीधे सीधे उसको वैसे ही उतार देंगे और आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे अगर आप इतना सब लिखते हैं जो हम बता रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं शासकीय पत्र की परिभाषा। तो शासकीय पत्र की परिभाषा दी हुई है, शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है
जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों तथा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। ये बस 4 लाइन की ही परिभाषा है, इतनी ही है। और आप इतना लिख देंगे, इसमें इसको इस तरह से लिखा गया है कि इसमें सब कुछ सारगर्भित तरीके से लिख दिया गया है, कुछ भी छूटा नहीं है। जो भी शासकीय पत्र में एक गुण होने चाहिए, उसकी परिभाषा जो एक आदर्श परिभाषा होनी चाहिए, वो यहाँ पर है। आप सिर्फ इतनी ही लिखिए और इसी को याद करिए। इसके बाद क्या विशेषताएं होती हैं? हर पत्र की अलग अलग विशेषताएं होती हैं और लगभग सभी पत्रों में कुछ बिंदु होते हैं जो कॉमन होते हैं। एक या दो बिंदु भले डिफर कर जाएं, उनमें कुछ अंतर हो। इसके अलावा 7 या 8 बिंदु, इसमें देखिए कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल 10 बिंदु हैं। इसमें एक बिंदु देखिए अन्य वाला अलग है, बाकी अन्य सब में आपको ये मिलेंगे। पत्र में जो विशेषताएं होती हैं वही हमने यहाँ पर बिंदुवार लिखी हैं और यही विशेषताएं आपको परीक्षा में भी लिखनी हैं। आप इसमें से अगर जगह का वहाँ पर स्पेस की कमी है तो आप पूरे 10 बिंदु मत लिखिएगा, उसमें 5 या 6 या 7 बिंदु लिख देंगे, तब भी वो आपका पूरा ही माना जाएगा। देखते हैं क्या है, लेकिन वो मूल बिंदु मत छोड़िएगा, जो मूल विशेषता हैं उनको जरूर शामिल करिएगा। देखते हैं क्या है विशेषताएं इसकी। सबसे पहली विशेषता क्या है? शासकीय, हम लिखेंगे पहले विशेषताएं हेडिंग डालकर। शासकीय पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं निहित होती हैं। क्या होती हैं? पहली हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे उद्गम। उद्गम के बाद इसके सामने लिख देंगे, इसका उद्गम सदैव किसी शासकीय पद से होता है। यानी शासकीय पत्र का उद्गम सदैव किसी शासकीय पद से होता है। अब जब कोई पद उद्गमित हुआ है तो वो जाएगा अर्थात गंतव्य। तो हमने दूसरी हेडिंग क्या बन जाएगी? गंतव्य। गंतव्य का अर्थ है, इसमें क्या होता है कि पद कहाँ को भेजा जा रहा है, हमको ये दिखाना है। तो यहाँ लिखा जाएगा, यह सदैव किसी अन्य शासकीय पद को भेजा जाता है। यानी किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में नहीं भेजा जाता है, किसी अन्य शासकीय पद को भेजा जाता है। अर्थात यह सदैव पद से पद को प्रेषित किया जाता है। मतलब अधिकारी से अधिकारी का व्यक्तिगत स्तर का पत्र नहीं होता है और सदैव पद से पद को ही प्रेषित किया जाता है। इसके बाद तीसरी जो हमारी हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी संचालन। संचालन में लिखा जाएगा कैसा होता है इसका संचालन, द्विआयामी होता है या एक आयामी होता है। जैसा आपने देखा होगा, जो कार्यालय आदेश होते हैं या कार्यालय ज्ञाप होते हैं, उनको जैसे कार्यालय आदेश है उसको वो सिर्फ अनुपालन की अवधारणा से ही उसको जारी किया जाता है। उसमें आपसे प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। अपेक्षा की गई होती है आपसे कि आप कार्यालय आदेश जो भी उसमें निहित है, जो भी आदेश उसमें उल्लिखित हैं, उसका अनुपालन करेंगे। तो आप वो जो है एक आयामी हो गया, अर्थात वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आएगा। जो ऊपर के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारियों से सिर्फ अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों पर ही लागू होता है। ठीक है, लेकिन ये जो सरकारी पत्र है या शासकीय पत्र है, इसका संचालन द्विआयामी अर्थात कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर तथा वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता है। आपको सारे पत्रों में बिंदु जो हैं, विशेषताएं में जो बिंदु डालने हैं, हेडिंग डालनी है, वो यही डालनी है। चौथा देखिए विषय वस्तु। बस आगे उसमें जो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, एक एक दो दो लाइन, वो थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। विषय वस्तु क्या लिखेंगे? शासकीय पत्र की विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश, नीतियां इत्यादि निहित होती हैं, जिनको प्रेषित किया जाना शासकीय दृष्टि से आवश्यक होता है। पांचवा क्या है? पांचवा है भाषा। भाषा में क्या है? इसकी भाषा सदैव सटीक, सारगर्भित, रूढ़ व औपचारिक होती है, जिसमें व्यक्तिगत भाव प्रदर्शित करने वाले शब्दों का स्थान नहीं होता है। ये हो जाएगी भाषा में इसमें। इसके बाद छठा है शैली। शैली में लिखेंगे आप, शासकीय पत्र तटस्थ भाव से अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। सातवां क्या इसकी विशेषता है? प्रारूप। शासकीय पत्र का प्रारूप सदैव नियत व औपचारिक होता है। और आपको एक और खासियत बता दें कि सभी पत्रों का प्रारूप सदैव नियत व औपचारिक होता है। तो ये आपको सब में यही लिखना है, सबका प्रारूप जो है नियत और औपचारिक होता है। प्रारूप नियत होने से सरकार के सभी अंगों के कार्य व्यवहार में एक रूपता व विशिष्टता बनी रहती है। प्रारूप जब नियत होता है तो सरकार के जो सभी अंग हैं उनमें कार्य व्यवहार होती है, उसमें सुगमता होती है। मतलब किसी पक्ष को समझाने में या पत्र को समझने में असुविधा नहीं होती है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं, संबोधन। पत्र के संबोधन में सामान्यतः महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं जब आपको इसका प्रारूप दिखाऊंगा, इसके उदाहरण दिखाऊंगा, तब आप देखेंगे कि वहाँ पर संबोधन के रूप में सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? महोदय शब्द का। अगला बिंदु है समापन। तो शासकीय पत्र के समापन में किसी विशेष शब्दावली जैसे कि विशिष्टता सूचक या आदर सूचक शब्दावली का व्यवहार कदापि नहीं किया जाता है। आप देखेंगे कि समापन में किस प्रकार से आपकी महान कृपा होगी या धन्यवाद, इस प्रकार से कोई शब्द प्रयोग नहीं होता है।
अन्य में लिखना है। अन्य में मैंने यहाँ पर ये चूँकि शासकीय पत्र है तो इसकी विशेषता होती है कि राजपत्र में इसका प्रकाशन अनिवार्य होता है। यह अभिलेखीय महत्व के रूप में संरक्षणीय होता है। ठीक है, यहाँ पर महत्व देखिए गलत लिखा है, महत्व में आधी ता भी बनेगी, यहाँ पर 2 बार ता बनती है, ऐसे लिखा जाता है, ता के ऊपर हल्का सा लगा देंगे। तो ये कुल इसके 10 विशेषताएँ हो गई। इसमें से आप 5 या 6 या 7 भी लिख देंगे, 6 या 7 औसत रखिएगा। 6-7 लिख देंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर वहाँ पर खाली पत्र का उदाहरण ही पूछा गया है, प्रारूप ही पूछा गया है, तब भी आपको यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, उसकी परिभाषा लिखनी है 3-4 लाइन में, उसके बाद उसके 6 या 7 विशेषताएँ लिख देनी है, उसके बाद आप जो है उसका प्रारूप या उदाहरण लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा प्रश्न माना जाएगा। और 8 में आपको अगर इतना जैसे हम बता रहे हैं ऐसे लिखेंगे तो 8 में आपको 6 या 7 अंक मिल जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, इसका प्रारूप देखते हैं। प्रारूप में आपको सबसे पहले ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर कामा और फुल स्टॉप बहुत मैटर करते हैं। चूँकि जो परीक्षक होते हैं वो उनको इतना अनुभव होता है, 10 साल से वो कॉपी चेक कर रहे होते हैं, उनको अनुभव होता है, वो एक बार कॉपी देख कर ही जान जाएंगे कहाँ पर कौन सी गलती है। तो आप लोग जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं वो मत करिएगा। प्रारूप देखते हैं। प्रेषक, प्रेषक के बाद आभाषा ऐसे लिख दिया, आभाषा का अर्थ है नाम है यहाँ पर। फिर पद, पद का नाम क्या है। इसके बाद शासकीय पता लिखेंगे, पद के बाद कामा लगेगा, आभाषा नाम के बाद कामा लगेगा। सबसे पहले ऊपर पत्रांक लिखेंगे दाहिनी तरफ, पत्रांक के बाद यहाँ पर देखिए डॉट डॉट लगा है। कई साथी हमने देखा है गलती करते हैं, वो जो है डैश का प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे डैश का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, डैश का प्रयोग नहीं करना है, केवल डॉट डॉट मतलब बिंदी रखते हुए ऐसे जाना है, डॉट डॉट का प्रयोग करना है। डैश और डॉट में अंतर होता है, डैश गलत होता है, डैश का प्रयोग नहीं होता है, केवल डॉट डॉट का प्रयोग होता है। तो पत्रांक के बाद हम आपको जूम करके दिखाएं, ये डॉट डॉट लगा हुआ है पूरे में। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज़ और गौर करेंगे कि प्रेषक के बाद इधर उधर जो मार्जिन छूटा है, ये छूटा और ये छूटा, इसके बाद भी देखिए प्रेषक थोड़ा हटा के लिखा है, हमने सटा कर नहीं लिखा है इससे। ठीक है, इतना आपको जगह छोड़ के ही लिखना है, जैसे जितना प्रारूप जो होता है वैसे ही बिल्कुल लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। प्रेषक, आभाषा, पद, शासकीय पता, इसके बाद सेवा में, तो यहाँ प्रेषक हो गया और ये कौन प्रेषित है जिसको पत्र लिखा जा रहा है। सेवा में के बाद यहाँ पर पद नाम लिखना है, यहाँ पर किसी अधिकारी का या जिसको भेज रहे हैं उसका नाम नहीं लिखना है, केवल पद नाम लिखना है, कामा लगा दिया। इसके बाद शासकीय पता लगा के लिख के, इसके बाद डॉट डॉट, और शासकीय पता 2 लाइन में जाएगा चूँकि, तो फिर डॉट डॉट लगा के फुल स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये हमारा ऊपर का इतना पूरा हो गया। अनुभाग, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, प्रेषक जो है हमने सटाकर नहीं लिखा था, लेकिन अनुभाग जो है वो लाइन से सटाकर लिखेंगे। अनुभाग के बाद जो अनुभाग है, अनुभाग का नाम हो तो अनुभाग का नाम, नहीं तो अनुभाग की संख्या। इसके बाद दिनांक, दिनांक के बाद डॉट डॉट लगा के स्थान, कामा लगा के स्थान, स्थान के बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा। आगे लिखते हैं विषय, विषय में क्या लिखना है, पूरा डॉट डॉट लगाना है के संदर्भ में। और देखिए यहाँ पर मैंने पहले गलती की थी, उसको बाद में सुधारा हमने। यहाँ पर विषय के बिल्कुल नीचे कुछ नहीं लिखेगा, खाली जगह रहेगी। ये जहाँ से आपने लिखना प्रारंभ किया होगा विषय, उसी के सीध में ही नीचे लिखेंगे के संदर्भ में, और फुल स्टॉप अवश्य लगाएंगे, यानी पूर्ण विराम आपको अवश्य लगाना है। नीचे देखिए महोदय, उसके बाद कामा लगा के अपनी बात कहना स्टार्ट करेंगे। तो शासकीय पत्र की जो बात होती है, वो वाक्य जो होता है वो ऐसे प्रारंभ होता है, उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, इसके बाद डॉट डॉट सब लगा देंगे, चूँकि प्रारूप अभी हम लिख रहे हैं तो डॉट डॉट लगा देंगे, और इसमें कुछ भी लिखना नहीं, पूरा उदाहरण नहीं लिखना है प्रारूप में। और लिखते लिखते उसके बाद 2-3 लाइन डॉट डॉट लगा के उसके बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी पूर्ण विराम लगा देंगे। इसके बाद दूसरा बिंदु है, और दूसरा बिंदु आपको ऊपर यहाँ पर पहला बिंदु 1 नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सीधे बात अपनी स्टार्ट करेंगे, 1 या 2 ऊपर संख्या नहीं पड़ती है, नीचे जो है 2 संख्या पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने डाली है 2, और 2 जो है उपयुक्त के बिल्कुल सीध में होना चाहिए। ठीक है, तो 2 में लिख के 2 संख्या डाल के लिखते हैं, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें, ये लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद संलग्नक, संलग्नक जितने संलग्नक हो 1 या 2, वो आगे ब्रैकेट में संख्या लिख देंगे। एक पहला संलग्नक करके जो कुछ संलग्न कर रहे हैं वो डॉट डॉट करके फुल स्टॉप, 2 लिख के दूसरा संलग्नक लिख के फुल स्टॉप कर देंगे, या पूर्ण विराम। चूँकि हम इसको जनरली फुल स्टॉप ही बोलते हैं, इसको पूर्ण विराम बोलना चाहिए हिंदी में। अच्छा, यहाँ पर देखिए भवदीय, भवदीय के बाद कामा नहीं लगाना है। यहाँ पर कामा लगाया मैंने, बिल्कुल नहीं लगाया है, भवदीय के बाद कामा नहीं लगाना है। इसके बाद हस्ताक्षर करने हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर हा लिखकर ऐसे जो है डॉट डॉट लगा दिया जाएगा। वहाँ पर वैसे हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन हम हस्ताक्षर वहाँ पर ये नहीं कि अपने हस्ताक्षर बना दिया, कोई चिड़िया बिठा दी, ये नहीं करना है। हा लिखकर बूंदा लगा दिए, डॉट डॉट लगा दीजिए। नाम, नाम के बाद पद नाम, नाम ब्रैकेट में रहेगा, पद नाम के बाद डॉट डॉट करके फुल स्टॉप।
यहाँ पर एक चीज़ और करिए, देखिए भवदीय में जो पदनाम है वहाँ पर फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगा है, और जो आज्ञा से में पदनाम है वहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगा है। ये गौर करने वाली बात है, और मैंने इस पर काफ़ी शोध किया, कई जगह मैंने देखा, इसके बारे में लोगों से पूछा, तो ऐसा होता है कि भवदीय में पदनाम में पूर्ण विराम लगता है और नीचे वाले में पदनाम में पूर्ण विराम नहीं लगता है। इसके बाद प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित डैश, इसके बाद पहला जिसको भेजनी हो, दूसरा यदि एक ही लोगों को भेजनी है तो एक लिख के यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। तो ये इसका पूरा प्रारूप जो है ये इसका हो गया। इसके बाद प्रारूप के बाद आगे आते हैं। प्रारूप ये हो गया, इसका मैं PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। वैसे मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप लोग इस प्रारूप को ये वीडियो देखते देखते ही अपने आप स्वयं बना लीजिए। इसमें जो बारीकियाँ मैंने बताई हैं उनको मैं बताता चला हूँ, तो आप उसको समझ गए होंगे, तो आप अच्छे से बना सकते हैं। अगर केवल PDF से ही बनाएंगे तो आप गलतियाँ कर देंगे उसमें। चलिए आगे देखते हैं इसका उदाहरण। एक मैंने जो एक मानक उदाहरण यहाँ पे लिखा था, और यही परीक्षा में अगर आया होगा, ये आया था, हाँ शायद यही आया था, शासकीय पत्र ही आया था 2016 समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में। तो मैंने एज इट इज इसको ऐसे ही उतार दिया था। देखते हैं उदाहरण। पत्रांक 153/2019-20 यह पत्रांक हो गया। प्रेषक के बाद कामा लगेगा। देखिए प्रेषक थोड़ा हट के लिखा है यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले बात बताई थी, प्रेषक थोड़ा दूर करके लिखा है। अनुभाग यहाँ से सटा के लिखा जाएगा। प्रेषक पाफाबा यानी ये नाम है, कामा लगा देंगे। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखेंगे, सुधीर कुमार है इस प्रकार से, अजय कुमार है इस प्रकार से कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पाफाबा ही लिखेंगे। संयुक्त सचिव ये पदनाम हो गया, कामा लगा दिया। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, देखिए लोक सेवा आयोग के बाद कामा लगा, उत्तर प्रदेश के बाद कामा नहीं लगा। ऊपर देख आप पलट के जाएंगे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाद कामा नहीं लगाया था। प्रयागराज, ये जब बात पूरी हो गई तब फुल स्टॉप यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया। इसके बाद सेवा में के बाद नाम नहीं लिखना है, क्या है, पदनाम लिखा है, जिलाधीश प्रयागराज। अनुभाग 2, कौन सा अनुभाग है ये लिख दिया। दिनांक 4 अगस्त 2019 कामा प्रयागराज। देखिए दिनांक का फॉर्मेट आप यही रखिएगा, 4 अगस्त 2019। पहले यहाँ पर तिथि है, उसके बाद ये माह है, इसके बाद वर्ष है, और तिथि और माह के बाद कामा लगा है, उसके बाद वर्ष है, वर्ष के बाद कामा लगा है, फिर स्थान लिखा है। तो दी लिखकर बुंदा लगाइए, इसके बिंदी लगाइए वहाँ पर, उसके बाद तारीख डालिए अंकों में, इसके बाद माह लिखिए, उसके बाद वर्ष जो है अंकों में लिखिए, इसके बाद स्थान का नाम लिखिए कामा लगाकर। ठीक, तो ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज आपको लिखना है परीक्षा हाल में। इसके बाद विषय लिखना प्रारंभ करेंगे। विषय के नीचे लाइन नहीं खींचेंगे, ये नहीं उसको हाईलाइट कर दिया वहाँ पर मोटे पेन से लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेन बहुत अधिक मोटा ना हो, पतला ही हो, या अगर आप नीले पेन से ही लिखेंगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पत्र आप नीले पेन से लिखें, केवल हेडिंग्स या जो जिसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं आप, हेडिंग जो हो उसी को सिर्फ ब्लैक पेन से लिखें, और ब्लैक पेन भी बहुत आपका मोटा ना हो। विषय लिख के विषय ब्लैक पेन से लिख दीजिए, और पूरा विषय मत ब्लैक पेन से, ये सब जो विषय का कंटेंट है ये नीले पेन से ही रखिएगा, केवल विषय आप ब्लैक कर सकते हैं। विषय के नीचे लाइन नहीं खींचनी है, और जैसे कि मैंने बताया था विषय के नीचे जगह खाली रहेगी। पहली लाइन जो विषय की प्रारंभ हुई होगी, पहली पंक्ति जो प्रारंभ हुई होगी वही पंक्ति आगे नीचे तक रहेगी। देखिए चाहे जितना बड़ा विषय हो जाए, लेकिन ये नहीं कि अंतर्गत यहाँ से प्रारंभ कर दिया, यहाँ से नहीं प्रारंभ करना है, उसके नीचे से ही प्रारंभ करना है। देखते हैं विषय क्या है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री याराला निवासी 10/4 अल्लापुर प्रयागराज के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सत्यापन कराए जाने के संबंध में। अब विषय के नीचे बिल्कुल महोदय लिखते हैं, कामा लगाते हैं। यहाँ पर विषय लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य आप लगाएं। यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो वो गलती हो जाएगी आपकी, पूर्ण विराम अवश्य लगेगा। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत चयनित सभी अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन उनके जनपद के जिलाधीश की आज्ञा पर ही कराया जाए, जिसके आधार पर ही चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण संबंधी लाभ दिए होंगे। उक्त विषय में आपको पूर्व पत्र संख्या 25/2/2019-20 दिनांक 20 जून 2019 के द्वारा विस्तृत रूप से अवगत कराया जा चुका है। देखिए ये तारीख जो हमने यहाँ पर डाली है ये ऊपर से थोड़ा 1 या 2 महीने पहले की होगी। देखिए यहाँ पर ऊपर डाली हमने 4 अगस्त, और जो पूर्व में अवगत कराया हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो वो तारीख थोड़ा पहले की है। अगस्त से जून मतलब लगभग 1.5 महीने पहले की तारीख यहाँ पर डाली है। 20 जून 2019 के द्वारा विस्तृत रूप से अवगत कराया जा चुका है। ठीक है, ये बात हमने पूरी कह दी। इसके बाद नीचे ऊपर 1 नहीं डाला है हमने, देखिए कहीं पर 1 डाला नहीं डाला, नीचे नंबर 2 पड़ेगा, सीधे नंबर 2 डाल के लिख रहे हैं। तत्संबंध में अपेक्षित आख्या यथा समय आयोग को प्रेषित की जाए, जिससे अग्रेतर कार्रवाई समयान्तर्गत की जा सके। ठीक है, की जाए, प्रेषित करा दें नहीं, प्रेषित की जाए, मतलब आप अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन है तो आपके लिए यह आवश्यक है कि पदीय दायित्वों के निर्वहन हो, इसलिए जो अपेक्षा की गई है वो आप कार्य करें।
ठीक है, उसमें कोई आदेश नहीं है। देखिए शासकीय पत्र की भाषा जो है कहीं पर भी आदेशात्मक नहीं है, ये सिर्फ पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु ये आवश्यक जो आवश्यक कार्य होते हैं वही इसमें उल्लिखित होते हैं और वही करने की अपेक्षा की जाती है आपसे। तो उसमें कहीं पर भी भाषा में ऐसा नहीं कि कुछ आदेशात्मक भाषा हो या ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया हो जिसमें आत्मीयता का अभाव हो, या फिर देखिए मैंने बताया था आपको यहाँ पर देखिए अंत में समापन में किसी भी समापन सूचक या आदर सूचक या विशिष्ट समापन सूचक किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। धन्यवाद या आपकी महान कृपा होगी, इस प्रकार से कोई शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए प्रारंभ में जो क्या है महोदय शब्द इसका जो है महोदय से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो आप अगर विशेषताएं अगर नहीं रटना चाह रहे हैं कि क्या विशेषताएं हैं, तो आप एक बार उदाहरण इसका अच्छे से रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको यहीं से ही विशेषताएं लिख सकते हैं कि क्या क्या होता है, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शैली कैसी होनी चाहिए, और समापन कहाँ से हो, प्रारंभ कहाँ से हो, इस प्रकार से। अच्छा, भवदीय, भवदीय के बाद कामा नहीं लगा है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यहाँ पर भी हस्ताक्षर लिख के हा लिख कर डॉट 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 कर देंगे। प फ ब यहाँ नाम है, और ये नाम वही रखिएगा जो ऊपर आपने डाला है, ऊपर जो प्रेषक का नाम डाला है वही यहाँ रहेगा। संयुक्त सचिव के बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए। उसके बाद प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित, एक को ही भेजी जानी है तो लिख दिया एक परीक्षा समिति, कामा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर पूर्ण विराम। इसके बाद आगे से के बाद देखिए यहाँ पर कामा नहीं लगा है, ह लिख कर डॉट 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 लगा देंगे। इसके बाद प फ ब, इसके बाद संयुक्त सचिव और पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ऊपर पूर्णम देखिए लगाया है, यानी हाँ पूर्ण विराम लगा है और यहाँ पर नहीं लगा है। तो ये मैंने आपको कुल इसका विशेषताएं और इसके परिभाषा, प्रारूप और इसका जो है उदाहरण एक आपको दिखा दिया है। आप लोग इसको एक फेयर कॉपी पर नोट कर लीजिए। इस प्रकार करते करते मैं आपको मुझे लग रहा है मेंस होगा उसके पहले ही सारे 9 पत्र हैं जो उनके परिभाषा, विशेषताएं और प्रारूप आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आपका अच्छा अभ्यास हो जाए। आप इसकी लगातार अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, और जल्दी ही इसका हम दूसरा जो अर्थशास्त्री पत्र है उसका वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।